जिला सिरमौर में लीगल माइनिंग का बहुत बड़ा व्यवसाय है जिसमें हजारों की संख्या में लोग कार्यरत है और अपनी रोजी रोटी वो लीगल माइनिंग से ही कमाते हैं। सरकार को जितना भी करोड़ों रुपए का राजस्व जाता है वो लीगल माइनिंग के थ्रू ही जाता है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार लीगल माइनिंग में व्यवसाय जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं 2005 से अब तक स्टोन क्रैशर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशल वर्कर मदन मोहन शर्मा जी। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका सिरमौर न्यूज में। धन्यवाद। सर मेरा आपसे पहला प्रश्न कि लीगल माइनिंग में कैसे और किस तरह की कैटेगरीज होती हैं? मैं सिरमौर जो खनन व्यवसाय हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पर बहुत पहले से लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए वो लाइमस्टोन व्यवसाय यहाँ पर ज़्यादा था और यहाँ का चूने का पत्थर पूरे इंडिया में सबसे अव्वल दर्जे का था। अब भी समय के साथ साथ कुछ बंदिशें, कुछ सरकार के नियम कानून कड़े होते गए और ये व्यवसाय थोड़ा हल्का पड़ गया। और अभी जो व्यवसाय है और जो काफ़ी मात्रा में चल रहा है वो है सैंडस्टोन बजरी, जो बिल्डिंग मटेरियल है। और इस व्यवसाय में स्टोन क्रशर्स काफ़ी सारे लग गए हैं यहाँ पर। और जो यहाँ का हमारा मटेरियल है सैंडस्टोन बजरी पत्थर ग्रेट, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसकी मांग भी है। और सरकार खनन पट्टे बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद यहाँ पर प्रदान करती है, स्वीकृति देती है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जॉइंट इंस्पेक्शन और यहाँ करीब 12 डिपार्टमेंट इसकी जॉइंट इंस्पेक्शन करते हैं और इसके अध्यक्ष स्थानीय एसडीएम होते हैं। और उसके बाद फिर रिपोर्ट बन के खनन विभाग के द्वारा शिमला जाती है और शिमला में फिर जांच पड़ताल होकर के और कई महीने या साल बाद किसी को एक खनन पट्टा अलॉट किया जाता है और उसमें नियम और शर्तें लागू की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो खनन व्यवसाय होता है उसमें लेबर के द्वारा उठान किया जाता है रेत बजरी पत्थर का, जिसमें तसला पंजी वगैरह होता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी एक्सकेवेटर, जेसीबी या पोकलैन इत्यादि इस व्यवसाय में ना रहे और खनन पट्टे में ना जुड़े। हम दूसरे भी अगर कोई ऐसा कोई इलीगल करता हुआ पाया जाता है तो उसके बारे में हम महकमे को अवगत कराते हैं और उसके बारे में समय समय पर उस टाइप से कार्रवाई होती है कि ताकि ये व्यवसाय बना रहे और लंबे अरसे तक चलता रहे। सर मेरा आपसे दूसरा प्रश्न कि लीगल माइनिंग में हजारों लोगों को किस तरह से व्यवसाय मिलता है और हजारों लोगों को किस तरह से लीगल माइनिंग में जोड़ा गया है? यहाँ पर जो लीगल माइनिंग है उसमें बहुत सारे मजदूर इस कार्य में लगे हुए हैं जो मटेरियल भर के ट्रैक्टर में डालते हैं और स्थानीय ट्रैक्टरों के द्वारा वो मटेरियल स्टोन क्रशरों पे जाता है या स्क्रीन पे जाता है, जो झरने जिसको बोला जाता है। तो और फिर उस मटेरियल को क्रशर पे प्रोसेस करके और विभिन्न कैटेगरी में लाया जाता है और फिर उसके बाद सेल किया जाता है। इसमें हजारों लोगों का मतलब है कि जिस यूनिट के एक मान लो एक यूनिट है यहाँ या 4-5 यूनिट है, हर एक यूनिट के पास मजदूर, ढाबे वाला, स्पेयर पार्ट वाला और ट्रक वाला, टायर पंचर वाला, बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़े होते हैं और वो अपना रोजी रोटी कमाते हैं। और समय समय पर जांच भी इस बारे में होती है कि कोई इलीगल सिस्टम ना हो, क्योंकि हमें सरकार ने इस तरीके से बंदिश की हुई है कि कोई इलीगल ना करे कि एक बार रॉयल्टी का अमाउंट हम डाल देते हैं और उसके बाद रॉयल्टी का अमाउंट हर एक फार्म के साथ कटता जाता है। जैसे मान लो 10 टन एक ट्रक में गया तो उसमें से लेस होता जाएगा और उसके बाद जैसे 500 टन का अगर मटेरियल लोड होके चला गया तो उसके बाद फिर हमें फिर रॉयल्टी डालनी पड़ती है या 1000 टन जितने भी रॉयल्टी डलती है, तो उसके बाद ही हम उसमें से
वैलिड डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ से बैरियर है और ट्रकों की और ट्रैक्टरों की या किसी जो भी गाड़ी जाती है उसकी चेकिंग समय समय पर की जाती है कि ये वैलिड जा रहा है मटेरियल नहीं। तो इसलिए चांस यहाँ पर ऐसे बिल्कुल कम है कि कोई बगैर फार्म के, बगैर बिल के या बगैर कागज पत्रों के मटेरियल यहाँ से बाहर निकालें। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं और इस तरीके से चल रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश की सरकार को लीगल माइनिंग के थ्रू राजस्व किस तरह से जाता है? जैसे कि किसी को मुझे खनन पट्टा अलॉट होता है, तो फिर जब मैं काम करने लगूंगा तो उससे पहले मुझे सरकार के खाते में जो भी हमारा सिस्टम है उसमें रॉयल्टी और दूसरे किस्म के विभिन्न टैक्सेस डालने पड़ते हैं, जिसमें टीसीएस भी है या डीएमएफटी है या पंचायत टैक्स है। तो इस तरीके से हम पहले ही एडवांस अमाउंट सरकार के खाते में डाल देते हैं और उसके बाद फिर हमें उसमें से जो डॉक्यूमेंट है बार कोड के साथ एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म एक्स, और उसमें उसके थ्रू हम माल बाहर निर्यात करते हैं। और जितने भी टन का ट्रक का वैलिडिटी होती है उसमें वो मटेरियल भर के फिर उसके उतने ही क्वांटिटी का उसमें फार्म एक्स दिया जाता है जो रॉयल्टी पेड होता है, और जिस बार कोड उसमें लिखा होता है तो उसके थ्रू उसको चेक किया जा सकता है कि ये मटेरियल कहाँ से आया। और अभी बहुत सारे प्रदेशों में यहाँ से मटेरियल जा रहा है, जिसमें कई बार पंजाब को भी चला जाता है, कई बार यूपी में भी चला जाता है, उत्तराखंड में तो काफ़ी अरसे से जा ही रहा है। तो सीधे वैध पत्रों द्वारा ही मटेरियल यहाँ से निर्यात किया जाता है। इस तरीके से सरकार को भी करोड़ों का राजस्व हमारे स्टोन क्रशरों द्वारा और माइनिंग के द्वारा मिलता है, जिसमें बहुत सारे खनन पट्टे, लगभग 3,500 बीघा ज़मीन यहाँ पर लीज आउट हो चुकी है और जिसमें बहुत सारे खनन व्यवसायी है और मालिक हैं जो इस व्यवसाय को चला रहे हैं। सर, अक्सर हम सुनते हैं कि पाउंटा साहिब में इलीगल माइनिंग चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अवैध खनन अगर कहीं हो रहा है तो उसमें यहाँ पर कई तरह के डिपार्टमेंट हैं, कई जैसे फॉरेस्ट है, हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट तो है ही, जिसमें माइनिंग के बहुत सारे कर्मचारी इस कार्य में लगे होते हैं कि कहीं अवैध खनन ना हो और सरकार का भी राजस्व का लॉस ना हो, और साथ में जो अनसाइंटिफिक माइनिंग है उसको रोका जा सके। तो इक्का दुक्का केस अगर होते भी हैं तो उसमें विभाग कार्रवाई करते हैं। कई 3, 4, 5 विभागों को इसमें ऑथराइज किया हुआ है कि वो समय समय पर चालान करके इस तरह की एक्टिविटी को बंद करें, और ऐसे चांसेस आते हैं कि अवैध खनन ना हो। और जो खनन पट्टे अलॉटेड भी हैं, जो स्वीकृत है, उनमें भी इस तरीके से ना खनन किया जाए कि कहीं अनसाइंटिफिक माइनिंग हो या बहुत कहीं पर कटाव का तरीका कोई ऐसा हो कि नुकसान हो जाए कहीं आसपास की भूमि को, उस तरीके उसको रोका जाता है। तो बहुत कम केसेस ऐसे आते हैं और फिर समय समय पर विभाग इसमें कार्रवाई भी करता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन सभी कार्यों को करने के साथ साथ आप अपना सामाजिक दायित्व किस तरह से निभाते हैं? इनके साथ साथ कई तरह के सामाजिक कार्य, जैसे कोई सांस्कृतिक संध्या या गांव में या कहीं पर पंचायत में कोई किसी समारोह में, तो उसमें हम लोग हमारा योगदान बीच में चलता रहता है। और कहीं पर अगर किसी संस्थान को इस बिल्डिंग मटेरियल की रेत बजरी पत्थर की जरूरत पड़ती है तो वो भी हमारे स्टोन क्रशर के मालिक उसको प्रोवाइड कराते हैं, और ये बरसों से चला आ रहा है। जो सभी सहयोग करते हैं कि सब किसी भी पंचायत को है या फिर किसी धार्मिक संस्था को है, अगर हमने
किसी को मटेरियल देना है तो उस तरीके से भी, और फिर कोई गरीब कहीं गांव में है या हमारे आसपास कोई जिस लेबर वाले रहते हैं तो उनका भी देखभाल, कोई जिसके घर में ज़रूरत है तो उसको भी आर्थिक सहयोग हम लोग करते रहते हैं समय समय पर। तो ये थे हमारे साथ मदन मोहन शर्मा जी, स्टोन क्रैशर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सोशल वर्कर, जिन्होंने आज हमें बताया कि लीगल माइनिंग में किस तरह से लोग काम करते हैं और किस तरह से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर कार्यरत रहते हैं। सिरमौर न्यूज की अगली कड़ी में हम आपको फील्ड रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से लीगल माइनिंग का कारोबार चलता है।